इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट से एनसीईआरटी का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सोल्व करना है। जो भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को सोल्व भी करके दिखाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो भी इस चैप्टर के नोट्स हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सो यहां पर हमें दिया है इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसी भी मटेरियल में या फिर कह सकते हैं हम किसी भी कंडक्टर में चार्ज की या तो प्रेजेंस होना यानी कि चार्ज उसमें मौजूद होना या फिर चार्ज का बहाव फ्लो होना, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वर्ड आया है यहां पर चार्ज, इसको डिटेल में समझ लेते हैं चार्ज होता क्या है। सो चार्ज के बारे में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एटम से ही बने होते हैं। सो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है एटम की। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को प्लस से शो किया जाएगा और नेगेटिव को माइनस साइन से शो किया जाएगा। सो सिंपल सा है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज होते हैं। सो थर्ड पॉइंट है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस और प्लस दो चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों चार्ज कैसे हैं? एक जैसे हैं। एक जैसे चार्ज हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर माइनस माइनस है या फिर कहीं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर बात की जाए अनलाइक चार्जेस की तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? दो अलग अलग तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ ये खींचे चले आएंगे। लास्ट पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम है, यानी कि चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है और कूलम को शो किया जाता है कैपिटल सी से। जिस तरह से कूलम को कैपिटल सी से शो किया जाता है इसी तरह से चार्ज को शो किया जाता है कैपिटल क्यू से। जहां कहीं भी हम क्यू का यूज करेंगे उसका मतलब आपको समझ जाना है हम बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की कर रहे हैं। चार्ज से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी एटम होता है वो तीन चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर बात की जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, सो हमें ये फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को। सो इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगर हमसे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे? इसके आगे से जो ये माइनस साइन है इसे हटा देंगे। प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं। सो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैसे तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखी गई है। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल आता है एनसीईआरटी बुक में। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं Q इक्वल्स टू में NE। यहां पर Q जो है उसे कहा जाएगा चार्ज, जैसा कि मैंने पीछे वाले पेज पर आपको बताया था। चार्ज को Q सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो जाएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। सो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N की वैल्यू। सो E को हम भेज देंगे इस तरफ। सो हमारी जो ये आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगी? N इक्वल्स टू में Q अपॉन में E। अब यहां पर Q की वैल्यू पुट करेंगे। वन कूलम चार्ज है तो यहां पर हम Q की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और E की वैल्यू हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसे कहा जाएगा E, यानी कि नीचे रख देंगे हम -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर ये वैल्यू रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 इंटू में 10⁻18। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
एनसीईआरटी में 1 कूलम चार्ज में जो हमें वैल्यू दी गई है वो दी गई है नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर 18। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्स दी गई है लगभग में। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इसका यूज कर सकते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज की बात आए। चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो जाएगा इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो क्लास 10th है इसमें हमें इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये भी समझ लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्लास्टिक स्केल लेते हैं, उसे अपने हेयर्स में रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े होते हैं, उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये चार्ज हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी चार्ज होता है वो इसमें यहीं पर जहां से हमने इसे रब किया है वहीं पर इकट्ठा रहता है, मूव नहीं करता है। तो अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो उसे कहा जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी कंडीशन में हमारे पास यहां पर है मेटेलिक वायर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज की मूवमेंट को ही कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। सो करंट को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। करंट क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया, एक मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज एक मेटेलिक वायर में फ्लो कर रहा है तो उसे कहेंगे हम करंट। इसको कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसी को कहेंगे हम करंट। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो वो भी बिल्कुल इजीली किया जा सकता है। करंट इक्वल्स टू में चार्ज अपॉन में टाइम। जो करंट होता है इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से हमने चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, बिल्कुल उसी तरह से करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो यहां पर है करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, करंट यानी कि कैपिटल आई, ये हो गया हमारा आई, और चार्ज हो जाएगा हमारा क्यू और अपॉन में टी फॉर टाइम। सो हमारी सिंपल सी आइडेंटिटी बन गई, आई इक्वल्स टू में क्यू अपॉन टी। करंट से रिलेटेड हमें आगे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। सो यहां पर है एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो करंट होता है उसे एम्पियर में मापा जाता है। जिस तरह से डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में मापा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से करंट को एम्पियर में। जिस तरह से किलोमीटर की छोटी वैल्यू को हम मीटर में शो कर सकते हैं, उसी तरह से एम्पियर की छोटी वैल्यू को मिली एम्पियर में शो किया जा सकता है। अगर बात करें 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, सो ये होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। और मिली एम्पियर को हम अगर शॉर्ट में, जैसे एम्पियर को ए लिखा है तो मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं स्मॉल एम ए। एम ए है, ये किसको शो करेगा? मिली एम्पियर को। एम्पियर की बहुत छोटी वैल्यू अगर कोई है तो उसे माइक्रो एम्पियर में शो किया जा सकता है। अगर बात की जाए 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो ये होगा 10 टू द पावर -6 एम्पियर की। जिस तरह से एम्पियर को ए से शो किया जाता है, उसी तरह से माइक्रो एम्पियर को म्यू ए से शो किया जाता है। ये सिंबल होता है म्यू। थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं, कुछ इस तरह का सिंबल होता है म्यू, एम और यू की तरह दिखाई देता है। सो ये म्यू ए, कैपिटल ए, ये जो होगा म्यू ए, इसे कहेंगे हम माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को मापने वाला जो डिवाइस है वो होता है एमीटर। सो ये एमीटर जो है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, किस तरह से इसे कनेक्ट किया जाएगा, इसका रेसिस्टेंस वगैरह जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करते हैं। अब है एमीटर। एमीटर जो डिवाइस होता है वो करंट को मेजर करता है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं। अगर बात की जाए एमीटर के सिंबल की, तो एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। सर्कल में हम ए बना देते हैं और इस तरफ ये 2 वायर हो गए। इसका एक पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये कंप्लीट सिंबल हो गया हमारा एमीटर का। एमीटर से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट हैज लो रेजिस्टेंस। जो एमीटर डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये चैप्टर में आगे आएगा, जहां पर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो भी सर्किट होते हैं, जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं सर्किट में, उनसे लाइन में कनेक्ट किया जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूं एमीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। सो मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें ये हो गया बल्ब, ये स्विच, ये बैटरी। बैटरी में एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी जो है एक साइड से पॉजिटिव चार्ज होती है, एक साइड से नेगेटिव। तो जो ये खाली जगह है यहां पर हम कनेक्ट करेंगे एमीटर को। और यहां पर क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा अप्लायंसेस यानी कि जो हमारा बल्ब है उसके सीरीज में लाइन में कनेक्ट करना है। सो यहां पर मैं इस तरह से ये एमीटर का सिंबल बना देता हूं, सर्किल, उसके अंदर ए। ये हो गया हमारा एमीटर। जो बैटरी का पॉजिटिव है उस साइड में एमीटर का पॉजिटिव, और जिस साइड में बैटरी का नेगेटिव है उस साइड में एमीटर का नेगेटिव। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव, इस तरह से एमीटर को किया जाता है किसी भी सर्किट में कनेक्ट। जो हमारा मेटेलिक वायर या फिर कहें कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव करें तो उसे कहा जाएगा करंट। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती है, ये रैंडमली मूव करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहा होगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। रैंडमली ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर हमें इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास यहां पर ये बीकर ए है और यहां पर ये बीकर बी है। इन दोनों बीकर्स को एक पाइप से कनेक्ट किया गया है। यहां पर पहले वाले बीकर में हम इतना पानी ले लेते हैं, बिल्कुल इसे भर लेते हैं लगभग, और इतना ही पानी हम बीकर बी में भी ले लेते हैं। दोनों में क्या है, सेम लेवल है वाटर का। तो आप सोचिए क्या ए बीकर से बी बीकर में या फिर बी बीकर से ए बीकर में पानी फ्लो करेगा इस पाइप के थ्रू? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बीकर में क्या है, सेम लेवल है वाटर का। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं उतने ही यहां पर हैं। तो मूव क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? अगर हमें मूव कराना है वाटर को ए से बी में या फिर बी से ए में, तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। हम क्या करते हैं, बी बीकर से वाटर को रिमूव कर देते हैं, वाटर को निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो वाटर निकालने के बाद बी का लेवल हो गया इतना। अब आप देख सकते हैं ए में ज्यादा पानी है, बी में कम पानी है। तो वाटर जो है वो क्या होगा, ए से बी में फ्लो करेगा इस पाइप के थ्रू। और ये फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया इतना। इसी डिफरेंस के कारण वाटर जो है ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरह का हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। और ये डिफरेंस किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, सिंपली एक बैटरी से कनेक्ट करके। इसके दोनों एंड्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड होती है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं इस साइड में नेगेटिव चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, इस साइड मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा, यानी कि अपने से दूर भगाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें सभी की डायरेक्शन मूवमेंट किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जैसे हमने बी में से पानी हटा के एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें बैटरी कनेक्ट करके एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। इस तरह के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहां पर बैटरी ने क्रिएट कर दिया है। बैटरी ने रियलिटी में यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वर्क किया। तो जो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। सो यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि पीछे बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क कर रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज।
इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, सो V इक्वल्स टू में वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से और चार्ज को Q से, सो हमारा हो जाएगा V इक्वल्स टू में W अपॉन Q। अब यहां पर वर्क की जो SI यूनिट होती है वो जूल और नीचे है Q यानी कि चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो जूल अपॉन में कूलम ये होता है वोल्ट के इक्वल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या आ गई हमारी V यानी कि वोल्ट। सो ये हमें फर्स्ट पॉइंट में भी दिया गया है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात की जाए 1 वोल्ट, अगर हमें डिफाइन करना हो कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो इसमें दिया है when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge then potential difference is called 1 volt। जब किसी 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाए तो उसे कहा जाएगा 1 वोल्ट या फिर कहें 1 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन V। सेल या बैटरी जो हमारे डिवाइसेस होते हैं ये मेंटेन रखते हैं V को। अब V का मतलब वोल्ट भी होता है और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। इस V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्ट जो है ये क्या है SI यूनिट है। अगर SI यूनिट कहीं पर भी लिखी होगी तो उसके आगे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड दिया होगा, जैसे 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह से। जितने ज्यादा पावरफुल सेल या बैटरी होगी उतना ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उतनी जल्दी ही वायर्स में या फिर कहें कंडक्टर्स में चार्ज मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसे कहा जाता है वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर डिवाइस से मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है। तो वोल्टमीटर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी देखेंगे कि वोल्टमीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। बात की जाए वोल्टमीटर के सिंबल की, तो इसका सिंबल भी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे एमीटर का होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, एमीटर में यहां पर A लिखा होता है, वोल्टमीटर में V लिखेंगे। सो वोल्टमीटर से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है इट हैज हाई रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जो वोल्टमीटर है इसे हमेशा जो भी अप्लायंसेस होते हैं सर्किट में उनसे पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। चलो समझ लेते हैं, ये हमारा सर्किट है, इसमें वोल्टमीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा यानी कि पैरेलल किस तरह से कनेक्ट होगा। सो ये है हमारी यहां पर बैटरी, इसका पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, ये स्विच और ये हमारा है बल्ब। तो वोल्टमीटर को बल्ब के ही पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर ये बल्ब है, यहां पर हम कनेक्ट करेंगे ये वोल्टमीटर हमारा, और जो ये वायर्स हैं इसके, इसको किस तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहां से इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे बल्ब के पैरेलल। आप देख सकते हैं इस तरह से बल्ब कनेक्ट है और इसके पैरेलल क्या है, वोल्टमीटर। बैटरी का पॉजिटिव साइड वोल्टमीटर के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा और बैटरी का नेगेटिव साइड वोल्टमीटर के नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा। तो सिंपल सा कनेक्शन होता है, जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनके पैरेलल किया जाता है। हमने इसको बल्ब के नीचे की तरफ पैरेलल कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको बल्ब के ऊपर की ओर यानी कि यहां पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया वोल्टमीटर। दोनों जगह पर पैरेलल होना चाहिए जो भी हमारा अप्लायंसेस हैं उसके। ओके, लास्ट में हमें एक और लाइन दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। सर्किट से समझते हैं इसे। जो भी हमारा सर्किट होता है इसमें करंट की डायरेक्शन भी हमें शो करनी होती है, एरो से शो किया जाता है। जब हम करंट को पढ़ रहे थे तो चार्ज किस तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या होता है, हायर यानी कि प्लस में होना चाहिए, ज्यादा का मतलब क्या है प्लस में, और लोअर पोटेंशियल यानी कि माइनस में। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से प्लस से नेगेटिव की तरफ होगी। सो इस वायर पर हम इस तरह का एरो बना देंगे। ये क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। एक और एरो बना देते हैं यहां पर। ये 2 एरो हमने बना दिए, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ में फ्लो हो रहा है करंट। हमेशा हायर पोटेंशियल यानी कि प्लस से माइनस की तरफ ये डायरेक्शन हम दिखाएंगे। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ क्या होता है इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, किस तरह से इसे डिफाइन किया जाएगा या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, वो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था, 2 टब लिए थे हमने उसे और पाइप से कनेक्ट किया था। बिल्कुल इसी तरह की हम 2 कंडीशन रखते हैं। यहां पर भी हमने क्या लिया, 2 टब लिए और एक पाइप से कनेक्ट किया, टब या बीकर कह सकते हैं आप। और बी कंडीशन में भी हमने क्या किया, 2 बीकर लिए और इन्हें पाइप से कनेक्ट किया। तो कंडीशन ए में हमारे पास जो बीकर्स हैं, इनमें से इधर वाला, ये वाला बीकर जो है इसमें बिल्कुल फुल है, वाटर का लेवल जो है बिल्कुल हाई है। और कंडीशन ए में जो सेकंड बीकर है इसमें वाटर का लेवल है इतना। और जो हमारी कंडीशन बी है इसमें भी जो फर्स्ट वाला बीकर है ये बिल्कुल फुल है, और जो सेकंड बीकर है इसमें वाटर का लेवल है बिल्कुल कम। अगर आप कंडीशन ए और कंडीशन बी को देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस कितना है लेवल में, यहां पर ए कंडीशन में तो इतना सा डिफरेंस है, बिल्कुल कम डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है दोनों के लेवल में। और अगर कंडीशन बी पर जाएंगे तो यहां पर क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। ए से कंपेयर करें तो यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताइए, कंडीशन ए में वाटर फ्लो जो करेगा इस बीकर से इस बीकर में, और कंडीशन बी में जो वाटर फ्लो करेगा इस बीकर से इस बीकर में, कौन सी कंडीशन में वाटर की स्पीड यानी कि पानी की स्पीड ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, अगर ज्यादा डिफरेंस है तो पानी की स्पीड भी ज्यादा होगी, जिसमें कम डिफरेंस है उसमें कम स्पीड होगी। तो ए वाले में स्पीड कम होगी क्योंकि कम डिफरेंस है, और बी वाले में स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो जो करंट है, करंट यानी कि चार्जेस का फ्लो, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी ज्यादा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी कम होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी होगा। तो सिंपली मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I यानी कि करंट के। यही है हमारा ओम्स लॉ, या फिर कह सकते हैं ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जो यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है, इसको हटाने के लिए जरूरत होगी एक कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म में हम लेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं किसी भी वायर की प्रॉपर्टी यानी कि रेसिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। सो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं लगा देता हूं इक्वल्स का साइन, और यहां पर V इक्वल्स टू में I R हो जाएगा। R यहां पर क्या है, R है यहां पर रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस जो है ये 3 जगह पर आ गया है। जब एमीटर पढ़ रहे थे, वोल्ट मीटर पढ़ रहे थे, अब फिर से आ गया यहां पर। तो रेसिस्टेंस को भी समझेंगे ओम्स लॉ को कंप्लीट करने के बाद। ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब बात आती है ओम्स लॉ को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, या फिर ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन हमें यहां दी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी हमारा मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक वायर होता है, उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी वायर में करंट पास हो रहा है उसके। और यहां पर एक कंडीशन और दी गई है कि जो भी हमारा कंडक्टर है या जो भी वायर है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि वायर जो है वो हीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी ये यहां पर डेफिनेशन है। तो हम ये पीछे वाले पेज पर समझ चुके थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, जहां पर R रेसिस्टेंस होता है, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I मींस करंट। अब बात आती है ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस पर हम I को लेते हैं और वाई एक्सिस पर V को लेते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। और जरूरी नहीं है ये लाइन बिल्कुल यहां पर हो सकता है यहां से हो, लेकिन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ओम्स लॉ में हमने V इक्वल्स टू IR ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था पीछे वाले पेज पर ही। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम समझ चुके हैं, I होता है करंट, इसे भी समझ चुके हैं। बारी आती है R की। R का मतलब होता है रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को कैपिटल R से शो किया जाता है। इसमें हमें दिया है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर यानी कि जिसमें भी करंट फ्लो करता है, यानी कि मेटल्स कह सकते हैं, वायर्स कह सकते हैं। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी यानी गुण होता है जिसमें वो चार्ज के फ्लो यानी कि चार्ज का जो बहाव होता है उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, उसका अपोज करता है।
किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करने वाला जो गुण होता है उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। सभी कंडक्टर्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के बहाव का विरोध करती है, चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, रेसिस्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो वो भी बिल्कुल इजी है। यहां पर हमें दिया है V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I को भेज देंगे इस तरफ, तो हमारा R जो आएगा, R यानी कि रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा V अपॉन में I। ये हो गई रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो ये आ गया V अपॉन I। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और अपॉन में I है, I यानी कि करंट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है इक्वल में ओम के, और जो ये ओम है ये SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो यहां पर भी हमें दिया है इट्स SI यूनिट ओम। जो रेसिस्टेंस है इसकी SI यूनिट होती है ओम, और जो ओम का सिंबल होता है वो बिल्कुल ये वाला नहीं होता है साइंस में। तो ओम का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सिंबल हो गया हमारा ओम का, जो कि SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो रेसिस्टेंस में आगे है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है। सो यहां पर हमें दिया है It is an electronic device used to control the current by varying the resistance। रियोस्टेट जो डिवाइस है ये करंट को कंट्रोल करता है, और करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है? रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो रेसिस्टेंस से रिलेटेड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है 1 ओम को। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। रेसिस्टेंस में आगे है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो टोटल 3 फैक्टर हैं जो यहां पर आपको दिए गए हैं। इससे पहले आप यहां पर देखिए एक बार, ये है हमारा एक कंडक्टर या फिर कह सकते हैं वायर जिसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इस वायर को हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें क्या है, एक सर्कुलर दिखाई देगा। इस तरफ से ये सर्कुलर दिखाई देगा, इसी सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा दिखाई देगा हमें कुछ। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे A से शो कर रहे हैं हम। इसकी लेंथ हो गई L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड है। सो फर्स्ट हमें दिया है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो स्मॉल l से इसे हमने डिनोट किया है। इससे क्या समझ में आता है, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। और इसी तरह से अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। सेकंड फैक्टर है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका उल्टा। इससे क्या समझ में आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट होगा एक दूसरे के। इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारा ये कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, इस चीज पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कंडक्टर सिल्वर का बना है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर यही कंडक्टर आयरन का बना होता तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता। अब ऐसा क्यों है, सिल्वर में रेसिस्टेंस कम क्यों है, आयरन में रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के लिए आप ये दोनों चीजें भी याद रखें, क्योंकि इनका यूज हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। पीछे वाले पेज पर पढ़ा था हमने रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हमने इन शॉर्ट इस तरह से लिख लिया था। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R यानी कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होगी या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत होगी, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हम यहां पर लगाएंगे रो। R फॉर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू में L/A
कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ गई हमारी ये रो। ये जो सिंबल है ये है रो का सिंबल, इसे लिखा जाता है RHO। ये सिंबल हो गया रो का, ये कांस्टेंट होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं रेसिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यानी कि रो पर भी डिपेंड करता है। तो ये रो क्या होता है? रो मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है या फिर कह सकते हैं करंट को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। इस रो को ही कहा जाता है रेसिस्टिविटी। हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था ना, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। अगर सिल्वर से बना होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर आयरन से बना होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रो इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये वैल्यू जो है सिल्वर की कम होती है और आयरन की ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे कंडक्टर जो सिल्वर से बने होते हैं उनमें करंट ज्यादा होता है, यानी कि चार्ज उनमें ज्यादा तेजी से फ्लो होता है। और कोई कंडक्टर अलॉयज या फिर नॉन मेटल से बना होता है तो उसमें रो यानी कि रेसिस्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, चार्ज को स्ट्रोंगली अपोज करती है, या फिर कह सकते हैं उसमें करंट बहुत कम होता है। अगर करंट कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सो रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये एक नई टर्म मिली है हमें रेसिस्टेंस से अलग। सो यहां पर रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन दी है, इसका सिंबल आपको पता ही चल गया होगा, रो होता है। सो डेफिनेशन है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल का गुण होता है जो रेसिस्ट यानी कि अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से। अगर रेसिस्टिविटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें से रो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देखते हैं। रो को फाइंड करना है तो L/A को हमें भेजना होगा R वाली साइड यानी कि रेसिस्टेंस वाली साइड। तो इधर है L/A, इसको अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा A/L। सो रो की वैल्यू आएगी हमारी RA/L। अगर हमें रेसिस्टिविटी की SI यूनिट फाइंड करनी हो तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं। R यानी कि रेसिस्टेंस, इसकी SI यूनिट होती है ओम। उसके बाद एरिया की SI यूनिट होती है m² यानी कि मीटर स्क्वायर, और नीचे है यहां पर L यानी कि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। सो यहां पर मीटर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो SI यूनिट जो आएगी हमारी वो हो जाएगी ओम मीटर। ये SI यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की, ध्यान रखना इसे, ठीक है। रेसिस्टिविटी से ही रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। रेसिस्टिविटी में आगे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे वायर की लेंथ को हम इंक्रीज करें चाहे वायर की लेंथ को हम डिक्रीज करें। बढ़ाने और घटाने पर रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, सिर्फ रेसिस्टेंस चेंज होता है। जैसे सिल्वर मटेरियल की रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। चाहे वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाए या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा या कम किया जाए, लेकिन रेसिस्टिविटी सिल्वर की हमेशा यही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इज 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। मेटल्स और एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी रेंज है वो 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक है। पावर यहां पर -8 और -6 में है 10 की, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। और कम रेसिस्टिविटी होने के कारण मेटल्स और एलॉयज जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें चार्ज इजीली फ्लो करता है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। और जो नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी रेंज 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। यहां पर पावर प्लस में है 10⁻12, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी रेसिस्टिविटी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो या फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। यहां पर आपको बताया गया है मेटल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम भी मेटल्स होते हैं तो इनकी रेसिस्टिविटी भी बहुत कम होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें चार्ज इजीली फ्लो करेगा लो रेसिस्टिविटी के कारण। लास्ट पॉइंट है alloys used in electrical heating devices as their resistivity is high and they do not burn radially।
मेटल्स की रेसिस्टिविटी बिल्कुल कम होती है और एलॉयज की रेसिस्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। तो एलॉयज जो होते हैं उनको हीटिंग डिवाइसेस यानी कि जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं ना, उनमें एलॉयज का यूज किया जाता है क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है मेटल से और ये जल्दी से जलते नहीं है। जलने का मतलब क्या होगा, जल के खत्म नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं जो है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है? अ रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को लिमिट कर दे यानी कि अपने में से लिमिटेड करंट को ही पास होने दे, उसी को कहेंगे हम रेसिस्टर। या फिर हम इसकी एक अलग से डेफिनेशन और ले सकते हैं, यहां पर दी है, अ रेसिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू इजीली। रेसिस्टर वो सभी चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो लेकिन इजीली पास ना हो, उसे कहा जाएगा रेसिस्टर। अगर रेसिस्टर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। यहां पर दिया है एग्जाम्पल रेसिस्टर के, जैसे हमारा फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सभी रेसिस्टर ही होते हैं क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो पाती है। पीछे वाले पेज पर जिन रेसिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर उन रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा, ये समझते हैं। सो यहां पर है रेसिस्टर्स इन सीरीज, लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है। हमारे यहां पर सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में एक ये रेसिस्टर है, दूसरा ये और तीसरा ये, टोटल 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। इन्हें एक बैटरी से और एक एमीटर से यहां पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये है स्विच और जो ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम कहेंगे I। बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी यानी कि वोल्टेज क्रिएट करेगी जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। सो ये शो हो रही है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। करंट यहां से जाएगा और इस तरफ से आके यहां पर आ जाएगा। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यानी कि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। कुछ वोल्टेज फर्स्ट वाला रेसिस्टर यूज करेगा, कुछ वोल्टेज सेकंड वाला रेसिस्टर यूज करेगा और कुछ वोल्टेज यूज करेगा थर्ड वाला रेसिस्टर, यानी कि तीनों रेसिस्टर की वोल्टेज अलग अलग होगी। मान लेते हैं R1 जो रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज होगी हमारी V1, जो ये वाला रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस है R1 और इसकी वोल्टेज हो गई V1। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर की वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V2 और जो थर्ड वाला रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वाले रेसिस्टर में कितनी वोल्टेज होगी। सो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR होता है। यहां पर I यानी कि करंट है, यहां पर I और रेसिस्टेंस है R1। सो हम V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को लिखेंगे हम IR1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में वोल्टेज क्या होगी, यहां पर भी करंट I ही है लेकिन रेसिस्टेंस क्या है यहां पर R2। सो सेकंड वाली वोल्टेज जो होगी वो हो जाएगी हमारी IR2। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर में क्या होगा, IR3 हो जाएगी, वोल्टेज जो है इसकी IR3। वोल्टेज हम चेक कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट रेसिस्टर की वोल्टेज चेक करनी है तो हम यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसे कहेंगे हम V1 यानी कि फर्स्ट वाले रेसिस्टर की वोल्टेज। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम वोल्टेज पता लगा सकते हैं V2 और थर्ड वाले में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके पता लगा सकते हैं वोल्टेज V3। बात आती है टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हमारी टोटल वोल्टेज हम कहेंगे V, करंट हमारा I और टोटल रेसिस्टेंस होगा हमारा R। जो ये सर्किट है इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज को लिखेंगे हम V। सो V इक्वल्स टू में हो जाएगा इन तीनों वोल्टेजेस का एडिशन। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। सो V की जगह पर मैं यहां पर पुट कर सकता हूं IR और इक्वल्स टू में V1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर IR1। सो यहां पर मैं लिख देता हूं IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू होगी हमारी IR2। सो यहां पर प्लस का साइन लगाया और ये हो गया IR2। इसी तरह से V3 की वैल्यू है हमारी IR3। सो यहां पर भी एडिशन का साइन लगाया, ये लिख दिया मैंने IR3।
अब यहां पर देखो आई राइट साइड में सभी में कॉमन आ रहा है, तो आई को हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरफ में ये IR एज इट इज यहां पर आ जाएगा। आई कॉमन लेने के बाद इस तरफ में भी आई है और इस तरफ में भी आई है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल रेसिस्टेंस यानी कि R, टोटल रेसिस्टेंस हमारा R आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है? R1, R2 और R3 का एडिशन। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। कभी भी रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस? R1, R2 और R3 यानी कि तीनों रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब आप यहां पर यह भी पूछेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में कहां कनेक्ट होते हैं, कोई एग्जांपल भी दे दूं। तो इसका सबसे बेस्ट और इजी सा एग्जांपल हो जाएगा जो दिवाली में लाइटनिंग करते हैं ना, लड़ियां आती हैं दिवाली में, तो जो लड़ियों में बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं सभी बल्ब्स। ये था हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। सो अब है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अगर रेसिस्टर्स को पैरेलल अरेंज किया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। सो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें फर्स्ट रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर और थर्ड रेसिस्टर। फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस है R1, सेकंड वाले का R2 और थर्ड वाले का रेसिस्टेंस है R3। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। करंट को मापने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर यूज किया है जो रेसिस्टर्स के क्या है, सीरीज में है, लाइन में है। और इनमें वोल्टेज मापने के लिए हमने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है जो कि रेसिस्टर्स के पैरेलल है। जो भी ये वायर्स हैं इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर आई करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही पॉइंट पर पहुंचेगा, कुछ करंट इस रेसिस्टर में चला जाएगा, कुछ इस रेसिस्टर में और कुछ इस रेसिस्टर में। तीनों रेसिस्टर्स में अलग अलग करंट होगा यानी कि डिफरेंट होगा। और अगर बात की जाए वोल्टेज की तो वोल्टेज यहां पर सेम रहेगा क्योंकि हमने वोल्टेज को इनके पैरेलल, तीनों के पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। यहां पर सेम क्या नहीं है, करंट, तो यहां से हम करंट की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। करंट यानी कि I की वैल्यू फाइंड करनी है तो R को भेज देंगे इस तरफ। R जो है I के साथ मल्टीप्लाई में है, सो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू में I यानी कि करंट की वैल्यू आएगी V अपॉन में R यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। अब मान लेते हैं फर्स्ट वाले रेसिस्टर में करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, सेकंड वाले रेसिस्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा होगा और थर्ड वाले रेसिस्टर में करंट I3 फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर हम पहले I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? I होता है V अपॉन R। इस वाले रेसिस्टर में टोटल वोल्टेज V है और रेसिस्टेंस है R1, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी V अपॉन में R1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर यानी कि I2, इसके करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा V अपॉन में R2। वोल्टेज इसमें भी V है और रेसिस्टेंस है इसका R2। इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर के लिए फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा I3 इक्वल्स टू में V अपॉन में R3 क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3। तो टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? टोटल करंट हो जाएगा हमारा I जो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट इन तीनों रेसिस्टर्स में से फ्लो हो रहा है उन्हीं तीनों का एडिशन होगा टोटल करंट। सो टोटल करंट I हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R क्योंकि I की वैल्यू हमने V अपॉन R फाइंड की है, तो I की जगह पर मैं पुट कर देता हूं ये V अपॉन R इक्वल्स टू में हो जाएगा I1 की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू यहां पर जो दी गई है उसको यहां पर पुट कर देंगे। सो यहां पर मैं I1 की वैल्यू पुट करता हूं V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन में R3। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा V अपॉन R यहां पर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में। यहां पर देखो V तीनों में कॉमन आ रहा है तो V को हम क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, V हमने कॉमन ले लिया तो V की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन में R1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में से भी हमने यहाँ क्या किया है, इसमें से भी V कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में R2, बिल्कुल इसी तरह से 1 अपॉन में R3। अब यहां पर भी V है, यहां पर भी V है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारा 1 अपॉन R इक्वल्स टू में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन
R3। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इन तीनों रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा उल्टा कर देना, हम इसे पलट दें अगर इसे हम, तो यहां पर 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। अगर रेसिस्टर्स की अरेंजमेंट पैरेलल हो और हमसे बोला जाए कि टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। रेसिस्टर्स को हमने दो तरह से कंबाइन किया, पहले सीरीज में उसके बाद पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन में I यानी कि करंट कांस्टेंट होता है और इस कंडीशन में हमारा जो रेसिस्टेंस आता है, टोटल रेसिस्टेंस आता है, वो इन तीनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस का सम होता है। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पीछे वाले पेजेस पर फाइंड कर चुके हैं। मान लीजिए अगर यहां पर 3 रेसिस्टर्स की बजाय हमें दे रखे हैं 4 रेसिस्टर्स, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? सिंपली क्या करना है, इसमें हमें फोर्थ वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस भी ऐड कर देना है जो कि होगा R4। अगर इसी तरह से 5 दे रखे हैं तो इसमें ऐड करते जाएंगे जो भी रेसिस्टेंस होगा इन रेसिस्टर्स का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और टोटल रेसिस्टेंस या फिर कह सकते हैं रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो आता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। मान लीजिए यहां पर भी हमें एक एक्स्ट्रा फोर्थ रेसिस्टर भी दे रखा है, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसमें फोर्थ वाले का रेसिस्टेंस यानी कि 1/R4 ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर 5 दे रखे हैं तो 1/R5 ऐड कर देंगे। जो भी रेसिस्टेंस होगा वो ऐड करते चले जाएंगे रेसिप्रोकल करके, तो हमें रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब बात आती है जो हमारे घरों में रेसिस्टर्स यानी कि अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फैन हो गया, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, उनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है? क्या उनको सीरीज में कंबाइन किया जाता है या उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है? तो हमारे घरों में जो रेसिस्टर्स यानी कि अप्लायंसेस होते हैं उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ फायदे हैं, और वो क्या क्या फायदे हैं यहां पर दिए गए हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सो यहां पर दिया है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या फायदे हैं? इसमें फर्स्ट है, इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन कंपोनेंट वर्क्स। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है इसमें अगर कोई भी रेसिस्टर फेल हो जाए या फिर टूट जाए, ब्रोक हो जाए, किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाए इसमें, तो करंट आगे की ओर फ्लो करेगा ही नहीं, यानी कि सर्किट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एक रेसिस्टर की वजह से बाकी रेसिस्टर्स भी अपना वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या हो गया, सर्किट ब्रोक हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हमारा ये रेसिस्टर ब्रेक हो गया, टूट गया या कोई नुकसान हो गया इसको, तो करंट क्या होगा, इस तरफ फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें से पास हो जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा और इसमें से पास हो जाएगा। करंट को पास होने के लिए अब भी जगह मिल रही है रेसिस्टर्स में से। इसीलिए घरों में जो भी अप्लायंसेस होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, यानी कि जितना करंट इसमें होगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, सभी रेसिस्टर्स में इक्वल करंट होगा। लेकिन अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, नीड होती है। जैसे हमारा फैन है उसको कम करंट की जरूरत होगी, अगर हमारा कोई हैवी अप्लायंसेस यानी कि एसी है उसको ज्यादा करंट की जरूरत होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होने के कारण ये सक्सेसफुल नहीं है। वहीं अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें से कुछ करंट इसमें से पास होगा, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से। मान लीजिए ये हमारा एसी है, ये फैन है, एसी को ज्यादा करंट की जरूरत है तो ज्यादा करंट इस तरफ से पास हो जाएगा, और फैन को कम करंट की जरूरत है तो कम करंट यहां से पास होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने करंट की जरूरत होती है उतना ही करंट उन रेसिस्टर से पास होता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया है, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि इन सभी का रेसिस्टेंस जुड़ जाता है। वहीं बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इनमें रेसिप्रोकल जुड़ता है, यानी कि इनका उल्टा जुड़ता है, इसलिए इनमें रेसिस्टेंस कम होता है, और रेसिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इजीली इनमें फ्लो करेगा। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट इफेक्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। सो यहां पर हमें दिया है, इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेसिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अगर कोई कंडक्टर प्योर रेसिस्टिव है यानी कि करंट का वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे बैटरी या फिर सेल, तो जो भी बैटरी या सेल हैं उनकी एनर्जी लगातार डिसिपेटेड यानी कि वेस्ट होती रहती है हीट के रूप में। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली होता क्या है, जो हमारे रेसिस्टर्स यानी कंडक्टर्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये पूछोगे कि हीट क्यों होते हैं या कैसे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है या फिर कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस हाई है या फिर कह सकते हैं रेसिस्टिविटी हाई है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, करंट को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। जो भी कंडक्टर है इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉजिटिव की साइड में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जो कंडक्टर के एटम्स हैं इनसे ये कोलिजन करेंगे यानी कि टकराएंगे, और इसी कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होती है, जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। वर्क को W से हम पीछे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे जब हम वर्क को W लिखा था, और यहां पर हम हीट को लिखेंगे H। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं, सो जो ये वर्क लिखा है मैंने इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं H यानी कि हीट एनर्जी, सो इसे रब कर देता हूं, इसकी जगह पर लिख देता हूं मैं यहां पर H। अब अगर हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q को भेज देंगे इस साइड, ये इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारी H यानी कि हीट की वैल्यू आ जाएगी V मल्टीप्लाई में Q। हमारा एक ये फॉर्मूला हो गया हीट का। हीट के हमारे कई फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे बनेंगे समझते हैं इसे। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट का I इक्वल्स टू में Q अपॉन T। अगर यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q इक्वल्स टू में IT आएगा, T को इस साइड भेजेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये IT। सो Q की वैल्यू जो हमने IT फाइंड की है अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी हीट की एक नई आएगी H इक्वल्स टू में VIT। ये एक और हमारा फॉर्मूला हो गया हीट का। सो इस V की वैल्यू यानी कि IR को हम इस V की जगह पर पुट कर सकते हैं। सो पुट कर देते हैं H इक्वल्स टू में V की जगह पर हम लिख देते हैं IR। सो ये लिख दिया मैंने IR, और यहां पर जो IT है वो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया IT। तो हमारी हीट की एक नई वैल्यू आएगी, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया I स्क्वायर, R एज इट इज और T एज इट इज। यहां से हमें हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया। यहां पर हमें हीट के 3 फॉर्मूले मिल गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो इन तीनों फॉर्मूलों का एक एक एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। सो अब है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको इजीली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस तरह से, H इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। अब ये बना कैसे है इसको समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज, जो भी रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है वो, इसमें फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है यानी कि H हमारा, H किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट का स्क्वायर क्या होगा? करंट होता है I और I का स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकंड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। जो भी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस के। इसे भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर रेसिस्टेंस। अब है थर्ड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितने टाइम भी कंडक्टर में से करंट पास हुआ है, यानी कि टाइम के। सो हम इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t यानी कि टाइम। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं होगी क्योंकि R पहले से ही हमारे पास है। सो हम क्या कर सकते हैं, H इक्वल्स टू में एक साइड में हमारी क्या क्या चीजें हैं, I स्क्वायर R और T। सो ये हो जाएगा I स्क्वायर R T। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T को।
पीछे वाले पेज पर एक चीज हमारी मिस हो गई, सो यहां पर मैंने लिख दिया है SI यूनिट ऑफ हीट इक्वल्स टू जूल। हीट की SI यूनिट जूल होती है जिसे कैपिटल J से शो किया जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो भी हीटिंग होती है उसके क्या क्या यूजेस हैं। सो इसमें फर्स्ट दिया है हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि कपड़ों पर इस्त्री करने वाला डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। ये सभी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका मेन पर्पस हीट जनरेट करना ही होता है। सेकंड है हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। और कुछ जगह पर हीटिंग अनडिजायरेबल यानी कि हमें जरूरत नहीं होती फिर भी हीटिंग होती है, जैसे कि कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिजेस में, टीवी में, इन सभी में हमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग होती है। कंप्यूटर या मोबाइल का तो आपको पता ही होगा, इनमें हीटिंग की वजह से हैंग हो जाते हैं। सो ये अनवांटेड थिंग है जिसकी वजह से हमें परेशानी भी होती है। अब एक डिवाइस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी हीटिंग डिवाइस है। कैसे है समझते हैं इसे। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लो करने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। वो टंगस्टन से बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा टंगस्टन का रेसिस्टेंस भी हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। टंगस्टन बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब में ज्यादातर एनर्जी हीटिंग में ही कंज्यूम हो जाती है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही उसका लाइट में यूज होता है। नेक्स्ट लाइन है बल्ब फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो नॉन रिएक्टिव गैसों से भरा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या आर्गन। ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसें हैं जो कि टंगस्टन के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करती हैं, और टंगस्टन एज इट इज रहता है जब तक कि गैसेस निकल नहीं जाती वहां से। बल्ब के बाद एक और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं, जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के टाइम ये सर्किट और अप्लायंसेस या फिर कह सकते हैं रेजिस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट किस तरह से करता है? जो भी सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये रोक देता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकने की वजह से जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो सारे सेफ रहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हमेशा सीरीज यानी कि लाइन में कंबाइन किया जाता है। सेकंड है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है। लास्ट पॉइंट है इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक फ्यूज बिल्कुल पतला सा वायर की तरह होता है। ये मेटल्स या फिर एलॉयज से बना होता है, जैसे टीन, कॉपर या एल्यूमिनियम। इन मेटल्स या फिर इनके एलॉयज से ये बना होता है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। इसकी SI यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल W से शो किया जाता है। अगर हमें पावर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो सिंपल हो जाएगा P इक्वल्स टू में E अपॉन में T। जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है पर यूनिट टाइम में वही होती है पावर के इक्वल। अब इस E की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं H की, क्योंकि HB क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी। सो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू में E की जगह पर मैं यहां पर रखता हूं VIT। सो ये आ गया VIT और अपॉन में T एज इट इज। T से T को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा VI।
पावर का हमारा एक फॉर्मूला आ गया ये P इक्वल्स टू में VI। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी यानी कि H के हमारे 3 फॉर्मूले थे, उनको एक एक करके यहां पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी पावर की। पावर के भी हमारे यहां पर 3 फॉर्मूले हो जाएंगे बिल्कुल हीट की तरह ही। यहां पर हीट का एक और फॉर्मूला बता देता हूं। हीट क्या थी हमारी VIT, तो यहां पर I की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं V/R। ये V/R कहां से आया? V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो R को हमें इधर भेजना होगा, R इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, I की वैल्यू आ जाएगी V/R। सो इस I की जगह पर मैं V/R पुट कर देता हूं। ठीक है, V एज इट इज आ गया, I की जगह पर पुट करता हूं मैं V/R। उसके बाद T यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया T। तो हमारा हीट का एक और नया फॉर्मूला आ गया यहां पर V²T/R। V को V से मल्टीप्लाई किया तो V²T एज इट इज और अपॉन में R। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया हीट का, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन अब यहां पर आपको बता दिया है। सो पावर के लिए हम सेकंड फॉर्मूला फाइंड करेंगे H की वैल्यू ये वाली पुट करके। सो P इक्वल्स टू में अब की बार E की जगह पर मैं पुट कर देता हूं I²RT। सो ये आ गया I²RT और अपॉन में T एज इट इज। सो यहां पर भी T से T कैंसिल हुआ तो पावर आ गया हमारा I²R। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा पावर का। बिल्कुल इसी तरह से पावर का एक थर्ड फॉर्मूला और फाइंड कर लेते हैं। इसमें E की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे V²T/R। सो ये कर देता हूं मैं V²T अपॉन में R और नीचे यहां पर जो T है ये T है एज इट इज, R में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर हम T से T को कैंसिल करेंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारा V² अपॉन में R। पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास V² अपॉन में R। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी की तरह ही पावर के भी हमारे 3 फॉर्मूले आ गए। इन सबको देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में किस किस तरह से यूज करना है। SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। पावर की SI यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल W से शो किया जाता है। अगर 1000 वोट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये इक्वल होते हैं 1 किलोवाट के इक्वल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं KW। इट मींस किलोवाट। जिस तरह से 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1000 वोट्स मिलकर 1 किलोवाट बनाते हैं। पावर से रिलेटेड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और आता है जहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सो यहां पर है कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसके बारे में दिया गया है। सो यहां पर है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल। और जो ये 1 किलोवाट है इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल आता है उसमें लिखा होता है कि आपने पूरे महीने में कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं। उन यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कैसे आई, इसको समझ लेते हैं। यहां पर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वोट, जैसा कि यहां पर दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 किलोवाट आवर। आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं? आवर में सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड्स। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360000 जूल। पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अगर हम पॉइंट को आगे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को अगर हम यहां पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू में 10⁻6। जितना भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके आए हैं उतनी ही 10 पे पावर लग जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल, जो कि होती है 1 यूनिट के इक्वल, जिसे 1 किलोवाट आवर भी कहा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इसी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही नहीं, इसके अलावा जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में या उससे पिछले साल क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स आए थे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे।